एग फ्रीजिंग जो है वो आई थिंक बहुत बल्कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल एक रोल प्ले करती है आईवीएफ में, ऐसा ही है? सो एक्चुअली एग फ्रीजिंग उन ख़वातीन के लिए एक ट्रीटमेंट सोची जाती है जिनका फॉर एग्जांपल अभी शादी करने का या बच्चे पैदा करने का प्रोग्राम नहीं है। अगर एक कैरियर ओरिएंटेड खातून है और उसको पता है कि मैं 40 ईयर्स से पहले बच्चा नहीं पैदा करना चाहती और ये फैसला वो 30 साल की उम्र में कर चुकी है, देन इन दैट केस वो अपने एग्स फ्रीज कर सकती हैं। ओके। एक बात और, जो ये इंसेंटिव बहुत सारी बड़ी अमेरिकन कंपनीज जो चाहती हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते रहें, वो उनको इंसेंटिव देते हैं कि आप अपने एग्स क्यों नहीं फ्रीज कर देते, वी विल पे फॉर इट एंड यू कीप वर्किंग एंड देन आप बाद में बच्चा पैदा कर लीजिएगा। राइट। इस बात में जो बात बहुत ज़रूरी है ना, एग फ्रीजिंग का डिसीजन अर्ली करना ज़रूरी है, जबकि पाकिस्तान में मेनी अ टाइम्स हमने 30 साल की उम्र में ये नहीं सोचा होता कि 40 साल तक मैंने शादी नहीं करनी। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होना हमारे यहाँ इज़ वेरी डिफिकल्ट। दूसरी बात ये कि फ़र्ज़ कीजिए आप 35 साल की एज में डिसाइड करते हैं कि मैंने एग फ्रीजिंग करानी है, फीजिबल है, किया जा सकता है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि एवरेज दुनिया में जो सक्सेस है वो तकरीबन 12 से 15 अंडे एक लाइव बर्थ के बराबर है। तो यू नीड अ गुड नंबर। तो आप 38 साल पे या 40 साल की उम्र में अगर ये फैसला करते हैं एग फ्रीजिंग का, तो इट इज़ ऑलरेडी लेट। आप ऑलरेडी लेट हैं क्योंकि ओवरीज का रिजर्व कम हो चुका होगा और ये बहुत कम चांसेस हैं, कोई शायद ही कोई खुशनसीब होगा जिसको उस स्टेज पे 12 या 15 एग्स मिलेंगे। सही, मतलब 30 साल की उम्र तक अगर आपका एग फ्रीजिंग का प्लान है तो 30 इयर्स तक उसे कर लेना, मैक्सिमम 35। एग फ्रीज करने के बाद उन एग्स को कितना लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सकता है, या फिर उसे आप एक दफा एग फ्रीज कर लें तो उसे किसी भी टाइम पर यूटिलाइज किया जा सकता है? यू कैन कीप देम फ्रोजन फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। उसके लिए कोई टाइम बार नहीं है। जब आपको मेल पार्टनर, व्हेन यू डिसाइड टू गेट मैरिड, यू थिंक कि ये राइट मिस्टर राइट है जिसके स्पर्म्स आई वुड लाइक टू यूज एंड हैव बेबीज विद दैट पर्सन, तो देन यू कैन फर्टिलाइज, उनको आप एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं। राइट। उसमें एग्स की क्वालिटी तो मुतासिर नहीं होती। सो एग फ्रीजिंग एक फ्रेजाइल प्रोसेस है, नाजुक मरहला है इट इज़, और ये एक IVF एक सी में कुछ एक उन स्किल्स में से है जिसके लिए बहुत अच्छा हाथ, बहुत फाइन स्किल की ज़रूरत है। क्योंकि अंडे जो हैं वो ज़्यादा नाजुक हैं एम्ब्रियोज़ की निस्बत। एम्ब्रियोज़ प्रेशर्स बेहतर टॉलरेट कर लेते हैं। एम्ब्रियो ऐसा है जैसे एक पौधा है जिसके 4 पत्ते निकल चुके हैं, और एक एग को स्टेज पे समझ लें जिसकी अभी पहली कोम्पल निकलनी थी। सही। सो इट्स मोर फ्रेजाइल, उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। एग फ्रीजिंग तो एक प्रोसेस हो गया, तो स्पर्म भी फ्रीज किए जा सकता है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्पर्म फ्रीजिंग की मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं। मसलन स्पर्म फ्रीजिंग वो हजरात जिनको लगता है कि IVF की ट्रीटमेंट वाले दिन ऑन द डे मुझ पे बहुत प्रेशर होगा और मैं सैंपल प्रोड्यूस नहीं कर सकूंगा, उनको हम बैकअप के तौर पे कहते हैं कि एक सैंपल फ्रीज कर ले। वो उनका प्रेशर उनके लिए कम कर देता है फॉर द ट्रीटमेंट, और उनके लिए फ्रेश सैंपल प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। और अगर वो नहीं सैंपल प्रोड्यूस कर सकते तो हम फ्रोजन सैंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात, इसके अलावा आदमियों के जो कैंसर्स हैं जिनमें उनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी मिलनी होती है, वो इन जरासीम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और उसके लिए वो स्पर्म फ्रीज किए जा सकते हैं ताकि वो अपनी आइंदा लाइफ में उसको इस्तेमाल कर सकें। यही बात एग फ्रीजिंग के लिए भी आती है और स्पर्म फ्रीजिंग दोनों के लिए, कि कैंसर के पेशेंट्स को प्लीज़, अगर आपके पास 2 हफ्ते का भी टाइम है ट्रीटमेंट से पहले, तो ऑफर कीजिए कि अपने एग्स फ्रीज करा लें या अपने स्पर्म फ्रीज करा लें इससे पहले कि आप रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट शुरू करें। राइट। तो ये कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। इट कैन बी वेरी गुड अगर आप वक्त पे सोच लें। हमारे यहाँ कैंसर का जब डायग्नोसिस आता है हम इस कदर डरे हुए होते हैं कि हमारे लिए फ्यूचर का, उससे आगे का सोचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक अच्छे फिजिशियन का और एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट का काम है कि वो इस बारे में एडवाइस करे। बहुत शुक्रिया।